बड़ी तादाद असला इकट्ठा हुआ और पुलिस की जो चुप्पी है वो अपने आप में बड़े प्रश्न चिन्ह उठाती है कि ऐसी कौन सी वजह है कि जिन वजहों से पुलिस पूरे टाइम चुप बैठी रही और जो कार्रवाई उसके खिलाफ पहले ही हो जानी थी वो क्यों नहीं की गई। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होने का रास्ता क्यों देखा गया। पुलिस की चुप्पी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्मित करती है। इसके अलावा कॉल डिटेल से वो सब चीज़ें सामने आएगी कि किन प्रभावशाली लोगों का संरक्षण इन आरोपियों को था, वो क्लियर हो। आज हरदा की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता ये जानना चाहती है कि किन लोगों के संरक्षण में इतना बड़ा कारोबार चलता रहा और पुलिस अपना चुप बैठी रही। इसके अलावा अन्य कोई चीज़ें भी है जो मेरे सीनियर आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी हैं वो आप तक रखेंगे। 6 फरवरी एक बहुत दुर्घटना हमारे हरदा में हुई, बम ब्लास्ट, जिसमें बहुत सी जनताओं ने अपनी जो वर्कर लोगों ने अपनी जान गंवाई एवं चोटिल हुए। मैं आज आपको अपने सभी अधिवक्ता गण के साथ नैतिक समर्थन देने आए हूँ। मैं ज़्यादा समर्थन कुमारी अवली सुप्रीम कोर्ट की वकील उसके साथ हूँ। 10 दिन से लगातार देख रहे हैं कि वो आपके लिए संघर्ष कर रही है। हम तो बाहर देख कर ही सोचते थे कि देखो इनका संघर्ष किसी दिन रंग तो जरूर लाएगा, पर प्रशासन आँख मूंदे है। झूठे झूठे बयानों पे, लिखित बयानों पे भी अपनी बात रख रहे हैं। जो पक्षकारों को उचित मुआवजा देना चाहिए, पीड़ितों को जो सहायता करनी है, सिर्फ हवाई में ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। यहाँ धरना स्थल पर भी एक व्यक्ति सद्भावनाओं के लिए नहीं आया। मैं बहुत निंदा करती हूँ प्रशासन की कि उन्होंने हमारी मांग न मानी और ना ही वे इन्हें समर्थन दे रहे हैं कि हाँ आप जो कुछ कर रहे हैं हम सुधार करेंगे। और ये बहुत गलत बात है कि ऐसा कभी भी निर्दयी कोई व्यक्ति होगा जो आज इस शासन में है। मैं चाहती हूँ कि शीघ्र ही पीड़ित पत्रकारों को उचित न्याय मिले। मैं उनकी घोर निंदा करते हुए मेरा पूरा समर्थन तन मन धन से तो कितना भी दे पाऊंगी, पर तन मन से आपके साथ, अवनी के साथ, सभी अधिवक्ताओं के साथ, पीड़ित पत्रकारों के साथ हूँ और इसका जल्दी से निराकरण करे। मैं प्रशासन से भी अपनी आवाज ये आवाज मेरी प्रशासन को भी जाना चाहिए। धन्यवाद। बैठे हुए संघर्षरत के सारे साथी हैं जिन्होंने इस पीड़ा को भोगा। मैं खासतौर से इस मंच के माध्यम से हमारे प्रेस के उन जाबाज साथियों को धन्यवाद इन सब पीड़ितों की ओर से करना चाहूँगा कि जो लोगों के बीच में उन्होंने पहले दिन से पैरवी की। हम इस पूरे शहर के लोग, पूरे जिले के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, उनके हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने अपनी एक सामाजिक और पत्रकारिता के जो नैतिक दायित्व होते हैं उनकी भूमिका का निर्वाह किया। जिस भूमिका का निर्वाह हमारे प्रेस के साथियों ने किया उसका एक शतांश भी यदि जिला प्रशासन थोड़ा सा भी संवेदना के साथ इस भूमिका को निभा लेता तो हमारा दर्द शायद कम होता। दूसरा, मैं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हमारे न्यायाधीश महोदय का भी इस मंच के माध्यम से मैं आभार प्रकट करूंगा। न्यायालय को हालांकि आभार नहीं किया जाता है, लेकिन एनजीटी ने सो मोटो हम लोगों की वेदना को, पीड़ा को समझा और जिस दिन घटना हुई थी 6 फरवरी को, उसी दिन उन्होंने संज्ञान स्वतः लिया और ऑर्डर 7 तारीख को पास कर दिया। 6 तारीख को पुनः पेशी है वहां पर और यहाँ पर हमारे सारे अधिवक्ता साथी बैठे हैं। वो चीजें जो जिला प्रशासन चूक कर रहा है, जिन धाराओं में जिस मुआवजे की वो बात कर रहा है, हम सभी अधिवक्ता संघ हरदा के सदस्यगण आप सभी साथियों को नैतिक समर्थन ही नहीं, हम लोगों का पूरी तरह से समर्थन देने आपको आए हैं। आपकी ये जो लड़ाई चल रही है
इस लड़ाई में प्रतीकात्मक रूप से नहीं, हम लोग अब पूरी तरह से खुल के हर स्तर पर आप लोगों के साथ है, आप लोगों के समर्थन में है। इस पूरे घटनाक्रम को धरने को आज 11वां दिन है। प्रशासन ने, अपन वैसे ही बोल लेते हैं, धरने को आज 11वां दिन हो गया है। प्रशासन द्वारा, जी पीछे करो, आज धरने को 11वां दिन हो गया है। प्रशासन द्वारा मांगों को उचित ढंग से सुनने की बजाय अब हम लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि केवल टालने का एक रवैया अपनाया जा रहा है। और जो पुलिस का प्रकरण, क्रिमिनल केस उस पटाखे विक्रेता कारखाने वाले राजेश अग्रवाल और उसके साथियों के विरुद्ध बनाया गया है, उसमें भी जो धाराएं लगाई गई है प्राइमा फेसी, उसके अलग से अन्य धाराएं भी उसमें आरोपित की जाना चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिस गंभीरता से इस पूरे घटनाक्रम को लिया जाना चाहिए, उस पूरी गंभीरता का अभाव है। हम लोगों ने यहाँ पर ये एक नोट बनाया है जिसमें आईपीसी के सेक्शंस जो प्राइमा फेसी लगने थे, जो पुलिस ने नहीं लगाए हैं, पर्यावरण अधिनियम के प्रकरण सेक्शंस लगने थे जो पुलिस ने नहीं लगाए हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजिव एक्ट की जो धाराएं लगनी थी जो पुलिस ने नहीं लगाई है, प्रशासन से और पुलिस से मांग करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में वो धाराएं आरोपी गण के विरुद्ध लगाई जाए। यदि नहीं लगाई जाती है तो लीगली हम लोगों के पास जो भी रेमेडी अवेलेबल है, हम वो रेमेडी एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी ये ड्यूटी पुलिस की है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उस घटना में जो जो सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं वो सेक्शन अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल हरदा की आम जनता का जिले के पुलिस प्रशासन और जिले के एडमिनिस्ट्रेशन से है। इसके अलावा मेरा अपना निजी रूप से ये मानना है कि राजेश अग्रवाल और उसके साथियों की कॉल डिटेल्स की जांच होनी चाहिए। क्लियर कट ये क्लियर होना चाहिए कि घटना के पहले से घटना के बाद तक राजेश अग्रवाल किन किन लोगों के संपर्क में थे, उनके पूरे परिवारजनों के और राजेश के जो बैंक खाते हैं उन बैंक खातों का भी ट्रांजैक्शंस की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी जानकारी में सरसरी तौर पे आया है कि कुल जमा 600 किलो बारूद का उसके पास लाइसेंस था। अभी तक कई टनों बारूद नष्ट की जा चुकी है, कहीं पीथमपुर ले जाने का प्लान है। तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो असला इकट्ठा हुआ, घटना से 6 महीने पहले तक पुलिस थाना सिविल लाइंस उस घटना स्थल के सामने ही था। हम वो सारे मुद्दों को सारे अधिवक्ता साथी मिलकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में भी इस बात को उठाएं। 6 तारीख को ही उसकी पेशी है। जो लीगल एस्पेक्ट में हो सकता है वो सारे के सारे मुद्दे हम सारे अधिवक्ता साथी और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सबके साथ बैठकर, लेकिन ये सोचेंगे हम लोग आज ही नहीं और ये आंदोलन तक ही नहीं, हम जीवन के हर पहलू पे हर स्थिति में आप सबकी पीड़ा के साथ हैं। और ये आंदोलन केवल यहीं तक समाप्त नहीं होगा, ये यात्रा हम लोगों की अनवरत रहेगी। जीवन के हर पहलू पे, हर संघर्ष पे हम लोग आप लोगों के साथ हैं। हेलो साथियों, हम जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य आप सभी पीड़ितों के साथ हैं। देखिए, कानून की जानकारी आप लोगों को नहीं होगी पर हम कानून को जानते हैं। जब भी शासन द्वारा चालान पेश किया जाएगा और उसमें जितनी भी कमज़ोर धाराएं उनके द्वारा लगाई गई है उनको हम सब मिलके गंभीर से गंभीर धाराएं आरोपियों पर लगाने का प्रयास करेंगे। और हम सब आपको ये आश्वासन देते हैं कि हरदा जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य इसकी पैरवी करेंगे
और आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। ये जो त्रासदी हुई है ये हरदा की बहुत ही विभत्स त्रासदी है। आए दिन अखबार में आप पढ़ते हैं कि जो यूक्रेन और ईरान इराक पर जो हमले किए जा रहे हैं उस एटमी बम से भी गंभीर विस्फोट यहाँ हरदा में हुआ था, जिसकी जानकारी पेपरों में भी आप पढ़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। लाखों क्विंटल बारूद यहाँ एक साथ फूटा है। यही तबाही अगर बहुत बड़े पैमाने पर होती तो क्या हाल होता हरदा का, ये कहना ही मुश्किल है। तो हम सभी अधिवक्ता संघ के सदस्य आप सब लोगों के साथ हैं और गंभीर से गंभीर धारा लगाने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। हेलो 6 फरवरी को जो बतासा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है उसमें बहुत खुशी है। और जाहिर सी बात है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने न्याय के लिए सबसे पहले पुलिस प्रशासन के पास जाता है। अगर पुलिस नहीं सुनती है सरकार के पास जाता है, सरकार नहीं सुनती है तो जो आखिरी पड़ाव होता है न्यायालय होता है, न्यायालय के पास जाता है। तो मैं सभी पीड़ित परिवार से कहना चाहता हूँ कि हम सभी संपूर्ण अधिवक्ता साथी पीड़ित परिवार के साथ हैं और आप लोग को न्याय दिलाने के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं और वादा करते हैं कि जितनी भी कोशिश होगी, जो भी इसमें मुजरिम है, आरोपी है, आरोपीगण हैं, इनको बड़ी से बड़ी सज़ा, कार्रवाई, कठोर कारावास की सज़ा दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा था कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि राजेश अग्रवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा हो और उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि दुनिया देखेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ बयानबाजी थी? क्योंकि जब एसपी साहब ने और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ ने, पुलिस ने जब अपनी जांच विवेचना अभी तक कर चुके होंगे, आज 4 तारीख है, 1 महीना लगभग होने को आया है घटना के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या धाराएं राजेश अग्रवाल के ऊपर लगी हैं। राजेश अग्रवाल के ऊपर हुई एफआईआर में धारा इंडियन पीनल कोड की 304 लगी है, 308 लगी है और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 की धारा 3 लगी है। ये धाराएं जो हैं ये ठीक तो है, लेकिन केवल इतनी बड़ी त्रासदी में केवल ये 3 धाराएं क्यों लगाई गई हैं? तो हमने एक नोट बनाया है। ये सारे मैं निवेदन करूंगी सभी साथियों से कि नोट की कॉपी आप ज़रूर लेकर जाएं। हमारे हिसाब से और भी बहुत सारी धाराएं लगनी चाहिए। संक्षिप्त में वो धाराएं इस प्रकार हैं। इंडियन पीनल कोड की धारा 268 पब्लिक न्यूसेंस, 285 नेग्लिजेंट कॉन्डक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टिबल मैटर, मतलब जहाँ आगजनी का मैटर होता है वहाँ पे 285 की धारा लगती है। 287 आपने यदि कोई भी ऐसी मशीनरी रखी है कि जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है तो 287 भी लगना चाहिए। इसमें 336 भी लगना चाहिए, कोई ऐसा कृत्य जिससे बाकी लोगों की सेफ्टी या सुरक्षा पर असर पड़ता है, 337 भी लगना चाहिए। 336 और 337 जो है वो साथ में लगाए जाते हैं। उसके बाद ये तो हुआ इंडियन पीनल कोड। और भी बहुत सारे सेक्शन एक्ट्स हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 93 और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। फैक्ट्रीज एक्ट का आपने एक भी धारा राजेश अग्रवाल पे नहीं लगाया। दूसरा, एक्सप्लोजिव्स एक्ट में आपने धारा 3 लगा के छोड़ दिया, जबकि इसमें और भी बहुत सारी धारा लगेंगी। प्रमुख तौर पर एक्सप्लोजिव्स एक्ट के अंदर सेक्शन 4 को क्यों छोड़ा गया ये समझ के परे है। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एनजीटी का ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन एनजीटी का ऑर्डर क्या कहता है? इमीडिएट रिलीफ, तत्काल आपको क्या मुआवजा मिलना चाहिए। एनजीटी का ऑर्डर जो है वो ये नहीं कह रहा है कि मामला प्राकृतिक आपदा है। एनजीटी का मामला ये नहीं कह रहा है कि जो मुआवजा एनजीटी के ऑर्डर में है वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मतलब बस इतना ही पैसा मिलेगा। एनजीटी ये कह रहा है कि इतना जो मुआवजा है वो तो शासन को तत्काल देना चाहिए, लेकिन शासन एनजीटी के ऑर्डर का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जब राजेश अग्रवाल की ज़मीन की नीलामी होगी तभी लोगों को मुआवजा मिलेगा। देखिए, हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार शासन की जिम्मेदारी होती है आम नागरिकों के प्रति। यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो ये आम नागरिक गुहार किससे करेंगे? शासन से करेंगे, राजेश अग्रवाल से नहीं करेंगे। अब ये शासन की तकलीफ है, यह समस्या है कि वो मुआवजा की राशि कहाँ से लेकर आते हैं। अब यदि मानिए राजेश अग्रवाल की जमीन की नीलामी नहीं होती है,
तो इसका मतलब क्या ये है कि शासन कह देगा कि हम मुआवजा नहीं देंगे। तो एनजीटी का ऑर्डर ये है कि 5 लाख रुपए तत्काल दिए जाए, लेकिन उसको ना देते हुए राजेश अग्रवाल की जमीन को नीलामी करने की बात कलेक्टर कर रहे हैं। तो एनजीटी के ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं और एनजीटी के ऑर्डर के अलावा भी कितना मुआवजा बनता है इस बात का जवाब भी शासन को देना पड़ता है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो धारा है वो भी नहीं लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण लेबर लॉ, कई बार हमने आपको बताया, अलग अलग वीडियोस आपके सामने लेकर आए कि छोटे छोटे बच्चे इस फैक्ट्री में काम करते थे, तो लेबर लॉ से संबंधित धाराएं इस एफआईआर में क्यों नहीं लगाई गई। अब हमने इस धरना से, प्रदर्शन स्थल से, जो सर्व समाज की ओर से जो हमने 9 मांगे कलेक्टर साहब के सामने रखी है, कलेक्टर साहब तो ये नहीं आए, लेकिन जो उनके बिहाफ पर जॉइंट कलेक्टर आए थे उनके सामने जो 9 मांगे रखी हैं, उसमें कुछ मांगे उनका ये कहना है कि हम नहीं पूरी कर सकते। आप जो मांगे नहीं पूरी कर सकते उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करिए और मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजिए। लेकिन ये जो मांगे जो आज हम उठा रहे हैं धाराएं बढ़ाने का, ये तो एसपी साहब कर सकते हैं। तो अभी हरदा में नए एसपी साहब आए हैं, इनका पुराना कोई लेना देना नहीं है। तो ये जितने आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, यदि वाकई में न्याय करना चाहते हैं तो एसपी साहब एक दिन के अंदर ये सारी धाराओं को बढ़ाए। और हमारा ये भी संदेश है कि सारे अधिवक्ता, हरदा के सर्व समाज के लोग और पूरा हरदा जो है वो इस न्याय की लड़ाई में साथ है। यदि एसपी साहब जानबूझकर ये धाराएं नहीं बढ़ाते हैं एक दिन के भीतर, तो इसका मतलब इसका जो ओनर्स है, इसका जो बर्डन है वो एसपी साहब पे होगा। और आप सबसे निवेदन कि आप फिर सवाल करें एसपी साहब से कि आखिर ये धाराएं 1 महीने बाद भी क्यों नहीं लगी हैं, और यदि नहीं लगी हैं तो प्रशासन क्या किसी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। आपके माध्यम से उठाना चाहते थे। एक अंतिम बात, बार बार ये बात इस मंच से कही जा चुकी है कि अमित प्रजापति जो है वो लोगों को भड़काने का, धमकाने का काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना तो प्रशासन से कोई नुमाइंदा हमारे बीच में आया इस बारे में बात करने के लिए, और ना ही अमित प्रजापति पे कोई एक्शन लिया गया। तो जो न्याय की लड़ाई है वो तभी पूरी हो सकती है कि जब जो अक्यूज है राजेश अग्रवाल, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसके लिए पहला जो बॉनहोमी गुड जेस्चर कलेक्टर और एसपी, नए कलेक्टर नए एसपी साहब को दिखाना पड़ेगा, वो ये दिखाकर कि हमने धाराएं बढ़ाई हैं। बिना धाराएं बढ़ाए कमजोर एफआईआर बनाकर ये न्याय की लड़ाई हम नहीं जीत सकते। हम सब जानते हैं कि वो 6 तारीख का दिन था, 6 जुलाई 2015, तब भी 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को पूरे शरीर में 80 to 90% बर्न्स आए थे, लेकिन अभी तक उनको शासन प्रशासन की तरफ से एक भी मुआवजा नहीं मिला, जबकि उनके पास लिखित कागज है कि उनको मुआवजा मिलेगा। तो जिन लोगों को 6 साल पहले भी नहीं, 9 साल पहले लिखित कागज मिला था और आज तक मुआवजा नहीं मिला, तो हम ये कैसे आश्वासन पे बिलीव कर लें, यकीन कर लें कि जो लोगों को आज इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, कोई कागज लिखित हाथ में नहीं मिला है, उनको किसी भी तरीके से मुआवजा मिलेगा। तो कुल मिला के संक्षिप्त में पहली बात ये है कि धाराएं बढ़ाई जाए, दूसरी बात ये बताया जाए कि अमित प्रजापति पे क्या एक्शन लिया गया है, और तीसरी बात कि इसी फैक्ट्री में जब पुराना इंसिडेंट हुआ था उससे संबंधित राजेश अग्रवाल रिपीटेड ऑफेंडर है, उसके बाद भी इतनी कमजोर एफआईआर क्यों बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे निवेदन करूंगी सारे अधिवक्ता साथियों से कि हम इधर आ जाएं विक्टिम परिवारों के साथ, और हम अपने संविधान की कॉपी लेकर खड़े होंगे। हम सब वो लोग हैं जो संविधान की छत्र छाया में यकीन करते हैं और संविधान की छत्र छाया में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम सभी लोग जो हैं वो ग्रुप फोटो के लिए संविधान की कॉपी के साथ यहाँ पे आ जाए। मेरा बाकी सारे भाई संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम